श्री मदन मोहन निषाद का जन्म बिहार के कटिहार जिले में एक छोटे से प्रखंड मनिहारी में 30 जुलाई 1953 में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद सिंह जो पेशे से एक मछुआरे थे एवं माताजी स्वर्गीय गिरिजा देवी गृहिणी थी। 6 भाई बहनों में श्री मदन मोहन निषाद जी दूसरे नंबर के पुत्र हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। आरसीएम में आने के बाद इनकी पूरी जीवन शैली ही बदल गई। ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी खुशनसीबी, हमको मिला है आरसीएम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आरसीएम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आरसीएम। ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी खुशनसीबी, हमको मिला है आरसीएम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आरसीएम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आरसीएम। ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी खुशनसीबी, हमको मिला है आरसीएम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आरसीएम, आरसीएम। जय आरसीएम। नाम अनीता कुमारी अनल निषाद, बिहार से बिलोंग करती हूँ। पहला आरसीएम बोध बाबू ने बिहार में लाए थे और वो मेरे घर पर आके बराबर समझाते थे बिजनेस को, नेताजी को। 1 साल मैंने नहीं ज्वाइनिंग किया, लेकिन 1 साल बिजनेस नहीं किए। फिर भी आके बोध बाबू ने बहुत समझाते समझाते मीटिंग में लाए और मीटिंग में लाने के बाद हम लोग पीछे में बैठते थे और मेरे गुरु बीसी छाबरा जी ने जब मीटिंग शेष हुआ तो उन्होंने आके समझाए कि नेताजी ये अपना कपड़ा बदलिए तो आपका नसीब बदलेगा। वही मतलब हम लोग वही काम किए, कपड़ा बदले, उसके बाद मेरा नसीब बदला। जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी निराश मत होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, यूं ही चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। जय आरसीएम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय आरसीएम। मेरा नाम मदन मोहन निषाद, रहने वाला मनिहारी, जिला कटिहार, बिहार का हूँ। इस यूएस वेबिनार लाइव सीरीज के माध्यम से आप सबों से मिलने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इस खूबसूरत सिस्टम यूएस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम उन सारे देशवासियों जो हमें अन्न देते हैं, हमारे अन्नदाता किसान बंधु जो सीमा पे हमारे प्रहरी हैं, जवान बंधु, देश के कर्णधार नौजवान व्यवसायी, और आज इस परिस्थिति में जो रोड पे जो विकास के काम में लगे हुए थे, ऐसे बेबस मजदूर साथियों, बंधुवर, 1953 में एक गरीब परिवार में जन्म लिया, मछली मारने वाले कमजोर परिवार में पैदा हुआ। 6 भाई बहन, माँ बाबूजी का परिवार, और मेरी माँ बहुत संघर्ष करके हम लोगों को शिक्षा दी। दूसरे के यहाँ मजदूरी करती थी, मजदूरी करके पैसा लाती थी, फिर उससे हमारा परिवार चलता था। मेरी माँ पेपर के द्वारा ठोंगा बनाने का काम करती थी, उसको हम सब लोग बाजार में बेच करके कुछ पैसा कमाते थे और उससे परिवार चलता था। महीने में 2-4 दिन
यूं ही भूखे सोना पड़ता था। इस प्रकार का संघर्षमय जीवन रहा। 1953 में पैदा होने के बाद प्राइमरी एजुकेशन मनिहारी के प्राइमरी स्कूल में हुआ। पहले बचपन में पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता था, जिस कारण से अच्छे नंबर से पास किया करता था, परंतु बचपन में ही आरएसएस में जाने का मौका मिला। धीरे धीरे ज़्यादा मन आरएसएस में लगने लगा और पढ़ाई पे मन थोड़ा कम लगने लगा। धीरे धीरे मन भटकने के कारण, पढ़ाई से दूर होने के कारण 1970 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर हाफ पैंट और शर्ट में ही मैट्रिक का परीक्षा देने का मौका मिला, पास किया। कॉलेज में चप्पल फुल पैंट मिला। 1973 में इंटर पास किया। 74 से 76 तक जयप्रकाश आंदोलन जेपी मूवमेंट में जेल में रहने का मौका मिला। वहीं पे धनबाद के प्रोफेसर निर्मल जी रहते थे, वो हम लोग को पढ़ाते थे। जेल से ही बीएससी की डिग्री ली। फिर उसके बाद सरकारी स्कूल में शिक्षक बने। 2 महीने तक सरकारी स्कूल में कार्य किया। फिर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वहाँ 150 रुपया स्टाइपेंड के रूप में मिलता था। समझ में नहीं आता था 5 रुपये रोज की मजदूरी पर परिवार कैसे चलाऊं। इसलिए हमने इस्तीफा दिया, जिस कारण से गांव के लोग और समाज के लोग और घर परिवार के सारे लोग ताना मारना शुरू कर दिए। फिर हमने लाचार होकर के अपने मित्र से 35 रुपया उधार लिया। उसके द्वारा पान का खिल्ली रोड पे चौकी लगा के मोड़ना शुरू किया, बेचना शुरू किया। फिर उसके बाद मिठाई दुकान किया, होटल किया, फिर खाद बीज का दुकान किया, रेडीमेड का दुकान किया। उसके बाद फिर आगे इस प्रकार व्यवसाय बढ़ता गया। एक व्यवसाय के बाद दूसरा व्यवसाय आया। फिर हमने पेफोन किया, फिर बिस्कुट और चाय पत्ती का घूम घूम कर लोगों के दुकान में सप्लाई शुरू किया। उसके बाद फिर घी और मक्खन का कारोबार शुरू किया, ठेकेदारी किया। इस तरह से अपना जीवन चलता रहा। सारा काम को हमने इसलिए हमेशा बदलते रहा, क्योंकि मेरे मन में एक ख्वाब था कि मुझे अपने जीवन में अमीर बनना है, पैसा वाला बनना है। ये मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण मैं व्यवसाय को बदलता रहा। 1999 में हमने कटिहार लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिस समय मेरे पास में नॉमिनेशन तक का पैसा नहीं था। मेरे साथियों ने, मेरे पार्टी के सभी सदस्यों ने चंदा करके मुझे नॉमिनेशन का पैसा दिया और उस आधार पे हमने लोकसभा का नॉमिनेशन भरा। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कटिहार में सेल टैक्स कमिश्नर बी कुमार साहब एक थे। उन्होंने मुझे 99 में चुनाव लड़ने के लिए 1 लाख रुपया चंदा दिया। उससे मैं चुनाव लड़ा। एक जीप से मेरा पूरा चुनाव प्रचार हुआ। लगभग 50,000 वोट मुझे लोगों ने दिया। उसके बाद परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि चुनाव लड़ने के कारण घर में थोड़ा अनबन आया। फिर मैं सोचने लगा अब क्या करूं। इसी बीच मेरी मुलाकात बोध कुमार सिंह बीके सिंह के द्वारा हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना परिवार चलाने के लिए आरसीएम में आवें। आरसीएम में आपका भविष्य खरा हो सकता है, यहाँ सारी सुविधा आपको मिल सकती है। यहाँ लोगों को इस आरसीएम के द्वारा आर्थिक आज़ादी, मानसिक आज़ादी, समय की सुरक्षा, ये सारा चीज़ मिलता है। आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मुझे कुछ समझ में आई। फिर उनके द्वारा सारा बिजनेस प्लान देखने के बाद
आरसीएम को ज्वाइन किया, परंतु उसके बाद आरसीएम करना बड़ा कठिन लगने लगा। मेरे साथ बोध कुमार सिंह, हम जब अपने पार्टी की मीटिंग लेते थे जिला बैठक, उसमें वो मेरे साथ रहते थे। मैं जब पार्टी का मीटिंग समाप्त करता था, बोध कुमार सिंह उसके बाद लोगों को बिजनेस समझाते थे। फिर भी कुछ आगे काम न बढ़ता देख मैंने तय किया कि इस बिजनेस को करने के लिए फिर हम अपने चुनाव में जो हमारा पर्चा पोस्टर छापने का काम संजय सिंह ने किया था, उनके पास गया, उनसे मिला, उनको बिजनेस समझाया, तो वो बताया कि हाँ ये बिजनेस ठीक है, हम करेंगे। संजय सिंह ने अपने द्वारा मुझे बताया कि भैया एक बार आप मेरे साथ मोहन प्रसाद के यहाँ चले। मोहन बाबू सरकारी शिक्षक हैं, वो दवा दुकान भी चलाते थे। जब हम लोगों ने उनसे मिला तो वो बताए कि हम तो मल्टी लेवल मार्केट करना ही चाहते थे, अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए, आप मुझे सहर्ष स्वीकार है, आप मुझे ज्वाइन करावें। फिर वो श्रवण पोद्दार जी ITI इंस्ट्रक्टर को जोड़ा और इस तरह से कटिहार में पूरा काम फैलाने के काम मोहन प्रसाद और श्रवण पोद्दार दोनों मिलकर के किए और जी जान से इस बिजनेस को बढ़ाए। फिर मेरी परिस्थिति बिगड़ते गई, तो फिर हम सोचे कि अब क्या करें। फिर हमने अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तय कर रहा था। इसी बीच मेरी अनबन पार्टी के प्रदेश प्रभारी से हो गई और जिस कारण से उन्होंने मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब मैं घर पे बैठ के सोचता क्या करूं, मरता क्या नहीं करता। अंत में हमने तय किया कि अब मुझे कुछ भी हो आरसीएम करना है। मैं इस बिजनेस को करने के लिए कटिहार से समस्तीपुर गया, जहां मुझे पूरे समय अपना गुजारने के लिए तय करके गया था कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी वापस नहीं आना है। और इस कारण से समस्तीपुर में धर्मनाथ चौधरी शिक्षक, अशोक बाबू शिक्षक और वहाँ पे हमारा रामजी चौधरी, शंकर बाबू, रेणु गिरी, रेणु देवी, इन सारे लोगों से मुलाकात हुई। इन लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया, जिस कारण से वहाँ बिजनेस बहुत अच्छा रूप में बन गया। मेरा छोटा भाई प्रभाष चंद्र सिंह जो इंजीनियर हैं, उन्होंने मुझे इन लोगों से मिलवाया और इस बिजनेस में मेरे सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरा छोटा भाई प्रभाष चंद्र सिंह का भी है। मैं समस्तीपुर को कभी नहीं भूल सकता, उस धरती को मैं सदा नमन करूंगा। और वहाँ के सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। मैं रॉयल्टी अचीवर उस समस्तीपुर से बना, उसके बाद घर वापस आया। पहला टेक्निकल अचीवर बनने का मेरा सम्मान साइंस सिटी कलकत्ता में हुआ और वहाँ से मैं अपना ये प्रगति का रथ चलाता गया। अपने जीवन का पूर्ण समय इस आरसीएम के बिजनेस में लगा दिया। आज मैं इस समय यूईएस का कोर टीम का एक सदस्य हूँ और वर्तमान में स्टार रूबी के पद पे हूँ। मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। नाम मदन मोहन निषाद, काम मछली पकड़ना। पहले हम मछली पकड़ते थे, हिंदी में जाल से पकड़ते थे और मछली ले जाके बाजार में बेचते थे, जिससे 100-200 कमाते थे, परिवार चलता था। लोग कहते थे निषाद जी क्या कर रहे हो, ये तो पाप कर रहे हो, जीव हत्या कर रहे हो। मेरे इस बात को मेरे समझ में आई तो हमने सोचा अब इसमें क्या परिवर्तन करें। तो हमने अपने काम में थोड़ा सा परिवर्तन किया। पहले हम मछली पकड़ते थे, उस काम को छोड़कर अब हम इस आरसीएम के द्वारा आदमी को पकड़ने लगे। काम एक ही था, पहले मछली पकड़ना, अब उसे छोड़ के अब आदमी पकड़ रहे हैं। पहले हिंदी में जाल से पकड़ते थे, अब इंग्लिश में नेट से पकड़ते हैं। पहले 100-200 रुपया कमाते थे, आज लाखों रुपया महीना कमाते हैं। मैंने अपने काम में थोड़ा सा परिवर्तन किया, केवल उसका परिणाम है कि आज मेरे जीवन में इतनी बड़ी सफलता आई है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे जीवनी से
इस बात को समझें कि अगर लोग अपने जीवन में थोड़ा काम में परिवर्तन कर ले तो वो जो भी चाहे वो बन सकता है, ये उसके अधिकार में है, जो वो पाना चाहे वो पा सकता है। मुझे इस आरसीएम में इसका नारा बहुत अच्छा लगा। आरसीएम का नारा आर्थिक आज़ादी का अभियान है। मुझे समझ में आया कि इस देश को आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम कोई अगर करेगा तो वो आरसीएम के द्वारा ही हो सकता है। मैं अपने गरीबी को भूल नहीं रहा था, इस कारण मुझे समझ में आया कि इस देश के आर्थिक आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा सफलता कहीं मिल सकती है तो वो रास्ता आरसीएम का है। मैं आपको देश के नक्शा के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि देश में आज परिस्थिति कैसी है। इस देश में आज आप देखें इस भारत के नक्शे को, यहाँ 4 पार्ट के लोग हैं। पहला, ऐसे लोग हैं जिनके पास कितनी संपत्ति है आज उन्हें भी पता नहीं है। इन लोगों की आबादी 5% है जिनके पास लगभग देश का 80% पैसा है और ये 80% पैसे पे शासन करते हैं। देश के 80% पैसा आज जिनके पास है आप उसे जानते हैं, उसे अपर क्लास कहते हैं, जो आज देश के वीआईपी पर्सन में गिने जाते हैं। अपने देश का दूसरा पार्ट है 10%। आज उनके पास बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है तो कोई कमी भी नहीं है। आज उनके परिवार में जितने लोग हैं उनके रहने के लिए अलग बिल्डिंग है, उनके चढ़ने के लिए अलग गाड़ी है। आज उनके पास सारी सुख सुविधा है और ये 10% वाले लोग हैं जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। बंधुवर, आप जानते हैं कि आज ये 5% वाले लोग या 10% वाले लोग जिसे पहले से ही आर्थिक आज़ादी मिली हुई है, क्या ये आरसीएम को करेंगे? क्योंकि आरसीएम तो उन लोगों के लिए बना है जो आर्थिक रूप से गुलाम है। यह आर्थिक आज़ादी का अभियान का नारा इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये पहले से ही 5% वाले और 10% वाले आर्थिक आज़ादी का सुख भोग रहे हैं। ये इनको आज़ादी पहले से मिली हुई है, ये क्यों आरसीएम को करेंगे? बंधुवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अपने देश में ऐसे एक पार्ट हैं जिनकी आबादी लगभग 45% है। ये लोग अपने आप को समझते हैं कि हम मिडिल क्लास वाले के लगभग बराबरी में हैं, परंतु आप सोचें ये दिखावे के लिए अपने आप को भले जो कहें, किंतु ये वास्तव में आर्थिक गुलामी की जिंदगी जीते हैं। अगर ये अपने बच्चों का किताब खरीदते हैं तो दवा का पेमेंट रुक जाता है, दवा का पेमेंट देते हैं तो दूध वाले का पेमेंट रुक जाता है, दूध वाला का पेमेंट देते हैं तो स्कूल का फीस रुक जाता है, स्कूल का फीस देते हैं तो घर का सब्जी रुक जाता है। ये इनके जिंदगी का कहानी है। ये 45% लोग दिन रात मेहनत करते हैं अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, लेकिन परिवर्तन आता नहीं है। इसलिए नहीं आता है कि ये हार्ड वर्क करते हैं। इनके जीवन में कभी ये बताया नहीं जाता कि आप क्या करेंगे जो आर्थिक आज़ादी आएगी। इनके दिमाग में एक ही बात बैठा रहता है कि आर्थिक आज़ादी का एक ही मात्र रास्ता है, वो है नौकरी। और इसलिए ये अपने बच्चों को जी जान से कहते हैं, जा बेटा जा, खूब मन लगा के पढ़ और फर्स्ट डिवीजन पास कर। जिस दिन ये फर्स्ट डिवीजन पास कर जाता है, इनके घर में खुशी होती है, इनके घर के लोग खुश होते हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल जाता है कि अब मेरा बेटा आने वाला समय में वैकेंसी भरेगा और एक नौकर बनेगा। ये तब खुश होता है 45% वाले जब इनके घर के बच्चे नौकर बनते हैं। मालिक बनने की ये सपना में भी कभी सोचते नहीं है, इसलिए इनको पता नहीं है मालिक क्या चीज का नाम है। आज इसी परिस्थिति के कारण इन 45% वाले जो भारतवर्ष के निर्माण में अपनी सारी शक्ति झोंकते हैं, आज वो रोड पे खड़े हैं। आज देश में लगभग इस वर्ग से 12 करोड़ लोग, इस 137 करोड़ में से 12 करोड़ लोग जो नौकरी का पेशा से जुड़े हैं, आज वो रोड पर आ चुके हैं। किंतु हम आपको आश्वासन देते हैं बंधुवर, आप अपने आप को हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर ले चलें। आज हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आने वाला समय इस भारत को अगर कोई
आर्थिक आजादी दिलाएगा तो वो नेटवर्क ही दिलाएगा। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप आवें और इस नेटवर्क के द्वारा अपने अपने परिवार और अपने समाज, अपने देश को आर्थिक आजादी के अभियान में जुड़ करके देश को आर्थिक आजादी के तरफ ले चलें। बंधुवर, ये जो आपके पास सामने ये जो सीन आ रहा है, आप उसे देखें, आप उसे देखें। एक तरफ ये जो 10% और 5% वाले लोग हैं, वो एक तरफ दिखाई आपको पड़ रहा होगा। ये अपने जीवन में कभी भी हमेशा जब भी कुछ सोचते हैं तो उसे बदलने का सोचते हैं। वो अपने लाइफ में जब भी चाहते हैं परिवर्तन करते हैं, अनुयायी नहीं बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि ये लोग अपनी जिंदगी को सी करके चला रहे हैं, सिलाई करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और यहीं पे आकर के इनके गरीबी का यही मेन कारण है कि ये सपना अपने जीवन में बदलने का नहीं देखते हैं, सीने का देखते हैं। इसलिए ये गुलाम बने रहते हैं आर्थिक रूप से। ये जो हमारा 45% जो आबादी है अपने देश का, जिसे लोअर मिडिल क्लास हम कहते हैं, ये इनके कमाई का 20% हिस्सा मुख्य रूप से चला जाता है। एकमात्र कारण होता है इनके पैसे का खर्च होने का कारण शारीरिक अस्वस्थता। ये ज्ञान इनमें नहीं होता कि हम कैसे स्वस्थ रहें, और इसलिए इनकी गाढ़ी कमाई का पैसा आज बीमारी के इलाज में चला जाता है। हर घर से आज जो भी बंधु हैं उनके कमाई का 20% पैसा मेडिकल में जाता है, दवा दुकान में जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है। अगर आप इस बिजनेस में सप्लीमेंट फूड के द्वारा अपने घर में अगर सारी सुविधा ले आवें तो आप उसके द्वारा पैसा भी कमा सकते हैं और अपने शरीर को भी ठीक रख सकते हैं। जो आपके घर का पैसा आपके घर में बचेगा और इससे आप अपने आर्थिक आजादी के अभियान के द्वारा अपने घर में आर्थिक आजादी ला सकते हैं। अब आपके सामने हम उस बचे हुए पार्ट को रखना चाहते हैं जो मेहनत करके इस देश को सारे जितने भी मेहनत कश काम होता है, जितने ऐसे काम जो ये समाज करना नहीं चाहता, उस काम को वो करने वाला समाज है जिसे हम मजदूर कहते हैं। आज इन मजदूरों के पास न तो पढ़ने की कोई सुविधा है, न इनके पास इस प्रकार की कोई सुविधा है कि जो ये अच्छे खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके। इसीलिए इन लोगों के जीवन में ही आर्थिक आजादी के नाम पे केवल कभी कभी ये पर्व त्योहार होते हैं जिस दिन वो अच्छा खाना खाते हैं, जिस दिन वो अच्छा कपड़ा पहनते हैं। ये साल में कभी कभी इनको नसीब होता है, जिसे हम कहते हैं मजदूर। आज इन लोगों की हालत इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा है कि ये 85% लोग किस प्रकार से रोड पे भूखे नंगे लाचार स्थिति में अपने घर की ओर चले, जिसे बनाने में इन्होंने अपने जीवन का सारा शक्ति झोंक दिया। परंतु अंत में आज उनकी क्या स्थिति हुई, पुनर्मुसिको भव जो कहावत है, ये आज उनकी हालत है। फिर जहां से वो शुरू किए थे आज उनकी दुनिया वहीं समाप्त हो रही है। तो बंधुवर, आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में ये घटना न घटे तो आप स्मार्ट वर्क की ओर जाएं। आप स्मार्ट वर्क करें, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की ओर जाएं। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम लाएगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी आर्थिक गुलामी नहीं ले सकता है। जिसके पास भी एक्टिव और पैसिव इनकम आएगा, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, किसी प्रकार की आपदा हो, उस परिस्थिति में उसके पास पैसिव इनकम आएगा और उसका जीवन सक्सेस होगा। आज 45% लोअर मिडिल क्लास एवं 40% देश के मजदूर उस काम को करना पसंद करते हैं जो उसको पेट भरना सिखाता है। 85% समाज उस काम को करने से डरते हैं जो उसे अमीर बना सकता है, क्योंकि जिस समाज में वे रहता है वो समाज अमीर बनना नहीं, पेट भरना सिखाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरी का काम चुनना पड़ेगा। जैसा कि आप सबों ने देखा, इस लॉकडाउन में सारे पैसे कमाने के रास्ते बंद हो गए, परंतु
इस अवस्था में भी आरसीएम बिजनेस का चक्का चलता रहा और आरसीएम बिजनेस करने वालों के घरों में इनकम आती रही। लोग एक्टिव के साथ पैसिव इनकम आने वाले रास्ते में काम कर रहे थे। आज के वर्तमान इस भागदौड़ भरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग का मंत्र ही आर्थिक आज़ादी दिला सकती है। आरसीएम बिजनेस हम पेट भरने के लिए नहीं, अमीर बनने के लिए करते हैं और अमीर बनने के लिए आपको आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अमीर वही बनता है जो 3 काम करते हैं। पहला खरीदता है, दूसरा बेचता है, तीसरा नेटवर्क बनाता है। जिस दिन आप इन तीनों कामों को करने का ठान लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। हमारा जीवन भी एक खेल है और आरसीएम बिजनेस के शुरुआती दौर में आपको लोग फुटबॉल के तरह एक जगह से दूसरे जगह पैर से पास करेंगे, ठोकरे मारेंगे। वो आपके जिंदगी में तब तक चलता रहेगा जब तक आप आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी जैसा सम्मान हासिल नहीं कर लेते हैं। रॉयल्टी मिलने के बाद आपके जीवन में फुटबॉल के जगह वॉलीबॉल में बदल जाएगा। उस समय आपको लोग वॉलीबॉल की तरह हाथों में रखेंगे, सर पे रखेंगे और आपको कभी नीचे गिरने नहीं देंगे। फिर आपकी जिंदगी पैर से लगने वाली ठोकर से दूर होकर के हाथों और सर पे चली जाएगी। लोग आपको सम्मान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के अवस्था में लगभग 10 से 12 करोड़ लोग जो गांव को छोड़कर शहर की ओर काम के तलाश में गए थे, इस कोरोना काल ने उनका रहना, खाना, पीना, सोना, जीना सारा दुश्वार कर दिया है। लोगों को गांव वापस आने पर लाचार किया है। अब हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, इस विषम परिस्थिति में हम आपको बताना चाहते हैं, जब बाढ़ आती है उस समय जो अच्छे मछली मारने वाले, जो भी मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो पहले से ही इस बात को जानते हैं कि अब बाढ़ आएगी और बाढ़ जब भी आएगी तो उसमें साथ में पानी के साथ मछली भी आएगी। उस समय मछली पकड़ने के लिए जो सचेत होते हैं वो पहले से ही जाल रेडी रखते हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं, आज आपके यहाँ शहर से गांव की ओर बाढ़ एक आ रही है। आप भी अभी से अपनी तैयारी कर लें और अगर आप तैयारी कर लिए तो आने वाला समय में आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और आपकी सफलता भी दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरह ऊपर जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं स्वदेशी अपनाएं और देश को बचाएं। इस क्रम में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आरसीएम का शुद्ध स्वदेशी सामान अपनाएं और पैसे बचाएं। अगर आपको यह अच्छा लगे तो दूसरे को भी बताएं और पैसे कमाएं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दबाए हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। यूएस वेबिनार सिस्टम के द्वारा आप सबों से जुड़ने का मौका मिला। आप सब को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आप सब लोग मुझे प्रेरित करें, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। जय आरसीएम।